नमस्कार, वेलकम टू थर्ड आई। आज हम लोग क्लास 7 के कुछ छूटे हुए बायोलॉजी के चैप्टर्स को करेंगे और उसे बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और हमारा बॉडी का पूरा प्रोसेस उसी पे डिपेंड करता है। तो बने रहिए आखिरी तक, बहुत मज़ा आने वाला है। तो इससे पहले कि हम लोग नए चैप्टर को शुरू करें, जो हम लोग पुराना चैप्टर कर चुके हैं उसे रिकैप करने की कोशिश करेंगे और रिकैप फास्ट फॉरवर्ड करेंगे ताकि टाइम ना लगे। तो फर्स्ट चैप्टर था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि न्यूट्रिशन उसे बोलते हैं जो हमारी सारी प्रक्रिया, फूड खाने से लेकर उसका यूटिलाइजेशन तक की प्रक्रिया को न्यूट्रिशन बोला जाता है। इसके आधार पे एक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और दूसरे हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स में प्लांट को रखा जाता है, हेटरोट्रॉफ्स में ह्यूमन को रखा जाता है। एक लिप्स के बारे में बताया था कि फूड फैक्ट्री होता है। दूसरा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो रिक्वायरमेंट था हम लोग का, वो कार्बन डाइऑक्साइड था, वाटर था, सनलाइट था, क्लोरोफिल था। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में है उसका परसेंटेज 0.04% है। और इस तरह से फोटोसिंथेसिस करके कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाता है प्लांट्स। एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ब्लू एंड रेड लाइट में सबसे ज़्यादा होता है, जबकि ग्रीन लाइट में सबसे कम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि जो सेम वेवलेंथ के कोई भी कलर होता है वो अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है, तभी हम लोग उस कलर को देख पाते हैं। यदि कोई चीज़ रेड दिखाई दे रहा है तो वो चीज़ रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो पौधा ऑलरेडी ग्रीन होता है और ग्रीन लाइट उसके ऊपर पड़ता है तो वो ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो पाता है। तो इसी वजह से जो रेड लाइट है एंड अल्ट्रावायलेट या ब्लू कह सकते हैं उसको, उसमें सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। इसे इंगलमैन का एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, जो एनसीईआरटी हम लोग हायर क्लास में देखेंगे उसको। दूसरा था कुछ हम लोग इसके बारे में देखे थे, स्टोमेटा के बारे में देखे थे, गार्ड सेल के बारे में देखे थे और उसका गार्ड सेल का एक्टिविटीज़ क्या होता है, बलून से कंपेयर करके देखे थे कि कैसे ओपनिंग और क्लोजिंग होता है उसका। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, इसी में हम लोग ये भी देखे थे कि H12O6 + 6O2 और गार्ड सेल तो हम लोग कर ही लिए। दूसरा है कुछ हम लोग ग्रीन पिगमेंट्स के बारे में बात किए थे। कुछ पत्ते ऐसे भी होते हैं जो येलो कलर के दिखाई पड़ते हैं, रेड कलर के दिखाई पड़ते हैं, तो फोटोसिंथेसिस उसमें भी होता है, उसमें ग्रीन पिगमेंट्स की मात्रा कम होती है। और उसके बाद था सॉइल में जो हमारे राइजोबैक्टीरियम पाए जाते हैं, वो क्या होता है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आपको बहुत सारे लिविंग बींग्स मिल जाएंगे, जिसमें आपका लाइकेंस होता है, एल्गाई होता है। एल्गाई एंड लाइकेंस को एल्गाई एंड फंजाई के रिलेशनशिप को लाइकेंस कहा जाता है। उसी तरह से फंजाई एंड प्लांट्स को माइकोरिजा होता था। और वैसे ही मैंने 3-4 और भी बताए थे, कमेंसिलिज्म बताए थे, एमेंसिलिज्म बताया था और कुछ हेटरोट्रोप्स के बारे में बताया था। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो हेटरोट्रोप्स होते हैं, पिक्चर प्लांट्स का एग्जांपल दिया था। और कुछ सेप्रोट्रोप्स हैं। सेप्रोट्रोप्स वो प्लांट्स हैं जो डीके चीज़ों पे, जो सड़ा गला चीज़ों पे वो उत्पन्न होता है और उन्हीं को अपना भोजन बनाता है। तो जैसे मशरूम था, फंजाई था, ये है। और फंजाई कैसे बनता है? फंजाई आपका बनता है स्पोर से, और स्पोर हमारे इन्वायरमेंट में हर जगह अवेलेबल रहता है। और स्पोर से सिर्फ फंजाई नहीं बनता बल्कि फर्न और मोस भी बनते हैं। फर्न और मोस जो प्रिमिटिव स्टेज होता है प्लांट्स का, उसे कहते हैं। वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, आगे हायर क्लास में पढ़ेंगे। और उसके बाद है सिम्बायोटिक रिलेशन हो गया, नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन सेम चीज़, हमारे भोजन करने से लेके उसका शरीर में कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसे हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। और न्यूट्रिशन का तरीका सबका अलग अलग है। कोई नेक्टर से अपने लालन पालन कर रहा है, जो बच्चा है वो माता के दूध से अपना लालन पालन कर रहा है। तो इस तरह से अलग अलग अपना नॉरिशमेंट है। और कुछ समुद्र की मछलियाँ होती हैं और बहुत छोटी छोटी क्रुस्टेशियस को खाकर ही जिंदा रहती हैं। आगे देखेंगे जो हमारा न्यूट्रिशन का मेन सिस्टम जो है डाइजेशन में कैसे कैसे होता है। तो डाइजेशन में हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं तो माउथ से शुरू होता है। माउथ से शुरू होने के बाद वो एसाफेगस में जाता है। एसाफेगस में जाने के बाद स्टोमक में जाता है। स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं और वो सारा चीज़ मैंने बता रखा है। और एक अमेजिंग फैक्ट में स्टारफिश था जो अपने माउथ से अपने स्टोमक को बाहर निकाल के जो फूड होता है उसे इनगल्फ करता है। तो ये आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन लगे तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। एक हम लोग बात किए थे माउथ के बारे में। तो माउथ के बारे में मैंने बाइसेक्ट किया था अपने टीथ को। बाइसेक्ट करने के बाद हमें एक फॉर्मूला निकल के आया था 2123 2123। और वही चाइल्ड के बारे में बात करें तो 2102। इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। यदि आपको 2123 याद है 2123 तो आप उसमें से 21
और माइनस कर दीजिए तो बच्चे का। एक्चुअली एडल्ट का एज 21 में माना जाता है ना, जो एडल्ट के शादी करने की एज क्या है 21 है, तो 21 को उसको माइनस करेंगे तो बच्चे का दांत का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो एडल्ट का फॉर्मूला क्या है 21-23 और बच्चे का 21-02, ठीक है, 21 माइनस कर दिए इस तरह से। उसके बाद हमने देखा था कि स्टार्च को चेकिंग करने के लिए हम लोग आयोडीन टेस्ट भी किए थे। और जो हमारा टीथ है, टीथ का जो इरोजन होता है, वो डीके होता है, उस किस वजह से होता है, वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया हैं वो शुगर को खा के हम लैक्टिक एसिड को रिलीज करते हैं, और ये एसिड क्या करती है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट को मेल्ट करने लगती है, इस वजह से हमारे दांत में सेंसिटिव आ जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखे थे टेस्ट बर्ड्स। टंग में हमारा कौन कौन सा होता है, यूमामी के बारे में चर्चा किए थे। यूमामी बहुत दिन तक हम लोग को पता नहीं था, ये जापान ने सर्च करके बताया था कि यूमामी भी टेस्ट होता है। यूमामी टेस्ट की बात करें तो वो आपका मीट जो ग्लूटामेट होता है वो टेस्ट होता है, जो भी उसका। यूमामी की बात करें तो यूमामी जो आपका ग्लूटामेट होता है उसका टेस्ट होता है, इसे मीट का टेस्ट भी बोला जाता है। और इसमें स्वीट का बात करें थे, स्वीट जो हमारा मुंह में पानी आ जाना, सबसे वो जो फ्रंट साइड में होता है, सबसे फ्रंट में जो टेस्ट बड्स होता है वो स्वीट का होता है। उसके पीछे चले जाइए तो सॉल्ट का मिलेगा, और उसके पीछे चले जाइएगा तो सॉर का मिलेगा, और जो सबसे बाइटर होता है वो सबसे लास्ट में होता है। तो इस तरह से हम लोग स्टोमक के बारे में भी देखे थे, सबसे वाइडेस्ट कैनाल होता है, स्टोमक के बारे में पढ़ चुके हैं, और कैसे प्रोटीन का डाइजेशन होता है। एक विलियम बी माउंट के बारे में भी देखा था, कैसे एक पेशेंट को सर्जरी के बहाने इन्होंने उसमें रिसर्च किया था। लार्ज इंटेस्टाइन के काम बस जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से सॉल्ट और वाटर को एब्जॉर्ब करना ही था। तो इस तरह से ये कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में भी हम लोग बात किए हैं जिसके अंदर कुछ स्पेशल प्रकार के स्टोमक होते हैं, जिसे र्यूमन कहा जाता है, और वो उसमें आपका कैटल आ जाता है। ये क्या करते हैं कि अपने फूड को बहुत फास्ट चिविंग, बिना चिविंग किए इनगल्फ कर जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसको बाहर लेकर फिर से चिविंग करते हैं। उनके र्यूमन में एक जो ग्रासेस जाता है उसे कर्ड के रूप में वहाँ पे रहता है, और उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसे मिथोनोजन कहते हैं, और मिथेनोजन के कारण ही ये कैटल मीथेन रिलीज करते हैं। और वैसा ही था स्ट्रक्चर आप रैबिट और हॉर्स में भी देखे, जैसे कैकम कहते हैं वो काफ़ी। और उसके बाद हम लोग देखे अमीबा के बारे में। अमीबा जो सीडोपोडिया को निकाल कर कैसे अपने फूड को इनगल्फ करता है, सीडोपोडिया। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो रिकैप हो गया। और इसमें से एक चीज़ और है, एक चीज़ ये है कि आप गांव में घर में सुने होंगे कि किसी को लू लग जाता है, किसी को डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो बोलते हैं कि बकरी के दूध पिलाओ। तो बकरी के दूध पिलाने के पीछे कोई और रीज़न नहीं है, बस इतना ही है कि बकरी का दूध जो होता है वो काफ़ी सिंपलर फॉर्म में होता है और उसे डाइजेस्ट करना आसान होता है, इसलिए उसमें न्यूट्रिशन भी होते हैं और डाइजेशन भी बहुत आसानी से हो जाता है, इस वजह से बकरी का दूध दिया जाता है। जो हम लोग ऊपर बात किए उसे आप पिक्टोग्राफी में इस तरह से देख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। ये हमारा डाइजेशन सिस्टम है। एपिग्लोटिस के बारे में मैंने बता रखा है आपको। र्यूमेन एंड कैकम, अमीबा है ये। तो रिकैप करने के बाद हमारे पास अभी 7th में 3 चैप्टर और बचते हैं, वो है 10th, 11th एंड 12th। तो 11th में हमें क्या पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये जो चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये बहुत ही ट्रिकी है। वैसे तो सभी लोग पढ़ लेते हैं और पढ़ा लेते हैं, बट इसे यदि हम लोग ना समझें तो बॉडी का पूरा प्रोसेस ही नहीं समझ पाएंगे, और ये बहुत समझने के लिए हमें बहुत माइन्यूटली देखना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं इसे। सबसे पहले प्रीवियस चैप्टर में जाएंगे। जो प्रीवियस चैप्टर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, एक बार रिकॉल करें तो हम लोग बगल कैविटी से हम लोग का फूड शुरू हो रहा था, और स्टोमक में जाते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा था, एब्जॉर्ब हो जा रहा था। मेन जो रोल प्ले करता है एब्जॉर्प्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन ही करता है। लार्ज इंटेस्टाइन तो क्या करता है, सिर्फ वाटर एंड सॉल्ट करता है एब्जॉर्ब, और बाकी जो फूड है
वो स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। इसमें क्या क्या है, इसमें आपका कार्ब हो जाता है, फैट हो जाता है और प्रोटीन, ये तीनों को एब्जॉर्प्शन का काम क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। अब जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन इन सारी चीज़ों को, कंपोनेंट को एब्जॉर्ब कर लिया, अब क्या करेगा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एक विल्ली होता है, विल्ली एक स्ट्रक्चर होता है, ये क्या करता है कि फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड में ट्रांसफ़र कर देता है। क्या करता है, ब्लड में ट्रांसफ़र कर देता है। और जैसे ही ब्लड में ट्रांसफ़र करता है तब हमारा आता है रोल में ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड का मेन रोल होता है। तो यहाँ से देखेंगे कि ये कैसे प्रक्रिया होता है। आप ये देखिए, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग देखे थे कि ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन को यहाँ पे आप पिक्चर में देखिए, तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देखेंगे कि ये जो विल्ली है ये फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, ये ब्लड वेसल्स आपको दिख रहे हैं, ये ब्लड में धीरे धीरे सबको क्या करेगा, ट्रांसफ़र करते जाएगा। और जो भी फूड पार्टिकल्स हमारे यहाँ पे आए थे वो सारे ब्लड में चले जाएंगे। और ब्लड में जाने के बाद आपका चैप्टर आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का लिटरल मीनिंग यदि हम लोग जाने तो इसका मतलब होता है कि एक सामान को दूसरे जगह पे रखना, वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो वही ब्लड करता है। ब्लड यहाँ से फूड उठाएगा और ये कहाँ लेकर जाएगा, ये सेल तक लेकर जाएगा। सेल की बात करें तो सेल क्या होता है, अभी हम लोग तो सेल के बारे में पढ़े नहीं होंगे, थोड़ी आइडिया आपको होगी कि सेल जो है स्मॉलेस्ट पार्ट है हमारे बॉडी का जो फंक्शन करता है, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट पार्ट है, इसका रॉबर्ट हुक 65 में डिस्कवरी किए थे। तो ये इससे फंक्शन करने के लिए ना, ये हम लोग जब सो रहे होते हैं तब भी ये काम कर रहा होता है, हम लोग जब खा रहे होते हैं तब भी सेल अपना एक्टिविटी कर रहा होता है। तो सेल हमेशा अपना एक्टिविटी कर रहा होता है, उसे एक्टिविटी करने के लिए इसे एनर्जी चाहिए होता है। और एनर्जी कहाँ से मिलता है, फूड से। और वो फूड कहाँ से आएगा, ये ब्लड जो है ये फूड को डिलीवर करेगा, कहाँ, सेल के पास। और ना सिर्फ फूड को ही, ब्लड ऑक्सीजन को भी डिलीवर करता है। तो हमें सेल जो है फूड को तोड़ने के लिए हमें सिर्फ फूड ही नहीं चाहिए, इसे ऑक्सीजन भी चाहिए। आपने फोटोसिंथेसिस में देखा था CO2 चाहिए होता था, CO2 चाहिए होता था ना प्लांट्स को। हमारे सेल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। विदाउट ऑक्सीजन, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, 6th क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि विदाउट ऑक्सीजन भी ये रेस्पायर कर सकता है, बट उस टाइम पे लैक्टिक एसिड बन जाएगा। तो नॉर्मली क्या करता है, रेस्पिरेशन के लिए इसे ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो ब्लड क्या करता है, फूड और ऑक्सीजन दोनों प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ से शुरू होता है ट्रांसपोर्टेशन का काम। तो ट्रांसपोर्टेशन में मेन रोल हम किसका देख रहे हैं, ब्लड का देख रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग प्राइमरली ब्लड के बारे में चर्चा करेंगे। तो ब्लड क्या होता है, अब ब्लड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ब्लड, आप एक नॉर्मल एग्जांपल लीजिए कि क्या करिए, घर में चीनी है और हाफ ग्लास चीनी लीजिए और हाफ ग्लास पानी लीजिए। आप दोनों को मिक्स करके, चीनी और पानी को मिक्स करके आप उसे ग्राइंडर या मिक्सर में एक बार पीस दीजिए। तो आप क्या पाएंगे कि आपको चीनी और पानी पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ चीनी है, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली आप उससे देखेंगे ना तो चीनी का पार्टिकल्स दिखाई देगा। तो ब्लड भी वैसा ही है। ब्लड तो हमें लगता है कि सिर्फ रेड है, मतलब रेड कलर मिला दिए हैं किसी फ्लूइड में और उस तरह से ब्लड बन गया, बट वैसा नहीं होता है। ब्लड में जो रेड होता है, रेड वो RBC की वजह से होता है। हमारा जो ब्लड है, जो मैंने कहा था कि हाफ आप हाफ क्या करिए कि चीनी मिला दीजिए और हाफ पानी मिला दीजिए। तो हाफ जो है हमारा, हाफ फ्लूइड होता है, उसे प्लाज्मा कहते हैं। जो पानी है वो प्लाज्मा हो गया। और जो चीनी है, चीनी के जो पार्टिकल्स हैं वो 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स को कॉर्पिकल्स कहा जाता है, तो हम लोग यहाँ पार्टिकल्स ही समझेंगे। वो एक RBC होता है, एक WBC होता है और एक प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि जो यहाँ पे ट्रिक ये है ना कि पहले तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना है कि कैसे एक्सचेंज हो रहा है, और दूसरी बात परसेंटेज वगैरह जो है वो याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे आसान लगेगा, लेकिन इसे याद करने के लिए लोग याद करते हैं और बहुत बार बार भूल जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जैसा आपको पढ़ा रहा हूँ आप कभी नहीं भूलेंगे। तो मैंने क्या कहा कि आपको हाफ ग्लास चीनी और पानी लेना है। तो आपका हाफ ग्लास जो पानी हो गया वो आपका प्लाज्मा हो गया,
ठीक है। और हाफ ग्लास जो चीनी हो गया वो आपका क्या हो गया, पार्टिकल्स हो गया चीनी वाला। तो पार्टिकल्स में कौन कौन सा आ गया, आरबीसी आ गया, डब्ल्यूबीसी आ गया और प्लेटलेट्स आ गया। आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग जो शरबत बनाए हैं, हाफ तो उसमें चीनी लिए थे, हाफ हमने पानी लिया और कुछ सौंप लिए। तो सौंप जो हो गया ना वो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हो गया, और जो चीनी हो गया आरबीसी हो गया, और जो पानी हो गया वो फ्लूइड प्लाज्मा हो गया। तो आप देखेंगे कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है सबसे ज़्यादा आपका क्या है, पानी है। उसके बाद क्या है आपका, चीनी है, चीनी मतलब आरबीसी, और सोप मतलब डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये दोनों हो गए। तो सबसे ज़्यादा किसका, सबसे ज़्यादा प्लाज्मा का, उसके बाद आपका आरबीसी और उसके बाद डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि आरबीसी क्या होता है। आरबीसी, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इरिथ्रोसाइट, ये एक तरह से इसे इसमें एक हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, और यही हेमोग्लोबिन क्या करता है, इसको कलर देता है रेड। हेमो और ग्लोबिन, हेमो से होता है आयरन और ग्लोबिन से होता है प्रोटीन। तो इसकी चर्चा हम लोग हायर क्लास में करेंगे। फिलहाल तो ये था कि हेमोग्लोबिन, तो हेमोग्लोबिन का क्या काम है, हेमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, और बाइंड करके क्या करेगा, ये सेल तक पहुंचाएगा। सेल में पता है ना कि उसे कन्वर्ट करने के लिए, फूड को कन्वर्ट करने के लिए उसे ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो ये आरबीसी करता है, आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है। और आरबीसी के बारे में हम लोग जान ले तो इसका जो लाइफ स्पैन होता है 120 डेज होता है। इरिथ्रोसाइट बोलते हैं आरबीसी को। अब हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करेंगे। तो डब्ल्यूबीसी कहता है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल, वाइट का मतलब नॉर्मली वॉर में क्या होता है, वाइट कलर का यदि आप फ्लैग दिखा दें तो वॉर रुक जाता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, हम लोग का सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। जैसे ही कोई पैथोजन हमारे बॉडी में अंदर एंट्री करता है तो डब्ल्यूबीसी सबसे पहले उसको डिस्ट्रॉय करेगा, कोई भी पैथोजन। तो हम लोग का जर्म से फाइट करने का काम क्या है, वो डब्ल्यूबीसी का है। आप डब्ल्यूबीसी को देखेंगे तलवार उलवार लेके हमारे बॉडी में रहता है। अभी कुछ भी हम लोग को हो जाए ना, जैसे फ्लू हो जाए, कोल्ड हो जाए, टीबी हो जाए, डायरिया हो जाए, कुछ भी हो जाए तो हमारे बॉडी में फीवर आ जाता है। और फीवर आने का कारण क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी फाइट कर रहा होता है। जैसे ही ये फाइट कर रहा होता है जर्म्स के साथ और इन्वेडर जो पैथोजन होते हैं, तो हमारा बॉडी ना अपना टेम्परेचर बढ़ा देता है, तो इसी कारण इन्फ्लेमेशन हो जाता है हमारे बॉडी में। आप सुने होंगे कि बहुत बार हम लोग को जब फीवर होता है डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या एडवाइस करता है कि अभी आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, जितना ज़्यादा रेस्ट करेंगे उतने जल्दी आप रिकवर करेंगे। तो वो रेस्ट करने से क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी को एनर्जी मिलता है और वो इफेक्टिवली लड़ पाता है उन जर्म्स के साथ। तो ये तो थोड़ा सा ओवरव्यू था। तो डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या है, पैथोजन से फाइट करना। कुछ भी पार्टिकल्स है हमारे बॉडी में इंटर करता है एंटीजन, तो वो उससे फाइट करेगा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को भी सब कैटेगराइज कर सकते हैं, एक ग्रेन्युलर होता है, एक नॉन ग्रेन्युलर होता है। ग्रेन्युलर में आपका न्यूट्रोफिल्स हो जाता है, बेसोफिल्स हो जाता है, और नॉन ग्रेनुलर में आपका लिम्फोसाइट हो जाता है और मोनोसाइट हो जाता है। तो इस तरह से डब्ल्यूबीसी में कैटेगराइजेशन है। अब उसके बाद प्लेटलेट्स की बात करते हैं। प्लेटलेट्स क्या काम का है, प्लेट जानते हैं, टाइलिंग कराएं घर में, टाइल्स का प्लेट होता है, वो टाइल्स ऐसे ऐसे होता है। तो ये क्या करता है, कवर करने का काम करता है, हमारे जो फ्लोर होते हैं वो कवर कर देता है। तो वैसे ही प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स के बारे में आप ये भी सुने होंगे कि किसी को डेंगू हुआ तो उसका प्लेटलेट्स लगातार कम होता जा रहा है। तो प्लेटलेट्स होता है कि इनका काम कर क्या होता है कि ब्लड को कोगुलेंट कराना। मतलब जो ब्लड है हमारा, यदि कहीं पे कट हो जाए, कट मार्क से ब्लीडिंग हो रहा है, तो आप कुछ देर के बाद पाते हैं कि वहाँ से ब्लीडिंग रुक गया। वो ब्लीडिंग कैसे रुकता है, तो ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ये वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा करके एक नेट बना देता है, और नेट बना के उसको जाम कर देता है, और इसकी वजह से हमारा जो ब्लीडिंग है वो रुक जाता है। और ये जो प्रक्रिया है ना, इसमें एक तो थ्रोम्बिन होता है, एक फाइब्रिन होता है और एक फाइब्रिनोजन होता है।
ये 3 तरह के चीज़ क्या करते हैं कि नेट बना देते हैं। नेट बना के जो हमारा ब्लीडिंग हो रहा था उसको रोक देते हैं। तो प्लेटलेट्स का काम क्या है, हमारे ब्लड को कोगुलेंट बनाना, थक्का बनाना। और ये थक्का बना के क्या करते हैं कि हमारे ब्लड से जो ब्लीडिंग हो रहा था उसे रोक देते हैं। तो हम लोग देख लिए, आरबीसी देख लिए, डब्ल्यूबीसी देख लिए और प्लेटलेट्स देख लिए। पहले तो सबसे पहले तो हम लोग क्या देखें, पहले देखे ब्लड। और ब्लड किसी से बना है, प्लाज्मा। प्लाज्मा किसको, वाटर को बोल रहे थे। और ये पार्टिकल्स, 2 चीज़। प्लाज्मा कितना होता है, प्लाज्मा आप अपने माइंड में बस 50-50, मैंने क्या कहा था, आधा आधा मिलाने के लिए, तो 50-50 लेकर चलिए। और 5% जो ऊपर नीचे होता है ना, वो हम लोग दिमाग में कैलकुलेट कर लेंगे, वो उसे हम लोग याद रखेंगे। तो इतना हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया। कहाँ से हो रहा था ब्लड शुरू, कहाँ से हो रहा था, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू हो रहा था। स्मॉल इंटेस्टाइन से ये फूड पार्टिकल्स उठा रहा था और सेल तक लेकर जा रहा था। और दूसरा ऑक्सीजन को बाइंड कर रहा था आरबीसी, और उसे ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है वो भी हम लोग देख लेंगे। तो आगे चलते हैं। दूसरा क्या करता है, ब्लड का काम क्या है, ब्लड का में जो हेमोग्लोबिन आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को बाइंड करना, ऑक्सीजन को पहुंचाना, और ऑक्सीजन और फूड दोनों। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, ऑक्सीजन लंग्स, हम लोग जैसे ही सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, और लंग्स में ही हमारा एक्सचेंज होता है CO2 और ऑक्सीजन का। अब ये CO2 कहाँ से आता है, तो जो खाना हम लोग सेल तक लेकर जा रहे थे, जो ब्लड आपको फूड दे रहा था सेल को, तो सेल कोई भी प्रक्रिया करेगा। या आप अपना एग्जांपल ले सकते हैं, आपको यदि हम बोल दें कि किचन से आप कुछ खाना बना कर लेकर जाइए, हलवा बना कर लेकर आइए, या फिर सब्जी बना कर लेकर आइए, कुछ भी बना कर लाने के लिए बोला जाएगा, तो आप बहुत सारा वेस्ट मटेरियल बनाएंगे। वेस्ट मटेरियल में मतलब किसी चीज़ का वेस्ट होगा, आपका ओनियंस का वेस्ट होगा, कुछ भी हो। तो वैसे ही जैसे ही सेल अपना खाना बनाते हैं ना, तो उसमें वेस्ट पदार्थ निकलता है, कुछ भी वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं, और वेस्ट मटेरियल में आपका CO2 होता है। तो ये जो लेकर जा रहे थे यहाँ से खाना पहुँचा दिए, और जो यहाँ से CO2 निकला उसको अब लेकर ये जो ब्लड है वापस जाएंगे लंग्स के पास। लंग्स के पास क्यों लेकर जाएंगे, क्योंकि ये तो CO2 लिए हैं, और CO2 और O2 का एक्सचेंज, O2 और CO2 का एक्सचेंज कहाँ पे होता है, लंग्स में होता है। तो ये सारी प्रक्रिया आप अपने दिमाग में एकदम से वो करिए, इमेजिन करिए कैसे कैसे चल रहा था। स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू हो रहा था, लंग से शुरू हो रहा था, सेल पर जा रहा था, सेल के पास ख़त्म हो जा रहा था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इतना आप ऊपर समझ चुके होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ब्लड का काम था, ब्लड में पहला तो क्या काम था, ब्लड क्या कर रहा था, फूड लेकर जा रहा था, ऑक्सीजन लेकर जा रहा था। अब ब्लड क्या कर रहा था, सर्कुलेट कर रहा है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। यही बात विलियम हार्वे बहुत पहले बताए थे। विलियम हार्वे जो थे यही बात सबको बताए थे कि जो हमारा ब्लड है वो सर्कुलेट करता है। तो उसका बहुत उनका मजाक उड़ाया गया था उस टाइम पे। सब लोग बोल रहे थे कि अरे ऐसे कैसे, और यहाँ तक कि उनको चिढ़ाने के लिए उनका नाम भी सर्कुलेटर रख दिया गया था। ये हाल था, क्योंकि उस टाइम पे किसी को पता ही नहीं था कि ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो ब्लड तो हमारा सर्कुलेट कर ही रहा है। अब ब्लड कैसे कैसे जा रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, जहाँ जहाँ से जा रहा है उस सारी चीज़ को ब्लड वेसल्स कहते हैं। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में आपका क्या आ जाएगा, हार्ट आ जाएगा, लंग्स आ जाएगा, आपका आर्टरी आ जाएगा, वेन्स आ जाएगा। तो ये सब ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ से ब्लड होकर जाता है। और इसमें वेन्स क्या है, आर्टरी क्या है, थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा, हम लोग अच्छे से यहाँ पे क्लियर करेंगे इसको। तो अब क्या था कि हम लोग के बॉडी में एक तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा था, जो स्मॉल इंटेस्टाइन पे ख़त्म हो जा रहा था। हम लोग जैसे घर बनाते हैं तो एक बिजली का पाइप होता है, इलेक्ट्रिसिटी का पाइप होता है, एक पानी वाटर का पाइप होता है। तो दोनों देखे होंगे अलग अलग सभी रूम में पहुंचाने के लिए, सभी रूम में हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी पहुंचता है, वाटर भी पहुंचता है। तो इस तरह से काम करता है। वैसे ही बॉडी में है तो 2 सिस्टम हैं, एक तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहा है और दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन रोल किसका था, ब्लड का था। अब ब्लड में जैसे ही ब्लड को सर्कुलेट यदि कर रहा है, हमें पता है कि ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, तो ब्लड सर्कुलेट कैसे होगा, हम यदि पानी के अंदर पाइप डाल दें तो क्या पानी उसके अंदर चलने लगेगा, नहीं चलेगा। पानी को कुछ तो मोशन चाहिए होगा ना, उसे कुछ तो थ्रस्ट चाहिए होता है ब्लड को, तभी वो सर्कुलेट कर पाएगा। और वो थ्रस्ट देने के लिए हमारा पिक्चर में आता है हार्ट। हार्ट क्या काम करता है, हार्ट क्या करता है, पंपिंग करता है।
पंपिंग, ये पंपिंग करेगा तो जो मोशन है ब्लड का, वो मोशन बढ़ेगा और ब्लड क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा। अब हार्ट के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। हार्ट के बारे में बात करें तो हार्ट को अब पहले तो डायरेक्शन समझिए कि जो आपका लेफ्ट है, आप अपने हार्ट को फील करिए। आपके हार्ट का लेफ्ट साइड कौन सा है, राइट साइड क्या है, आप अपने हार्ट को देखिए। आपके हार्ट को देखेंगे तो मैं एक बस ऐसे डायग्राम बना दे रहा हूँ। ये इस तरह से 4 चैम्बर हार्ट के बन गए, ठीक है। अब ये आपके लेफ्ट साइड का ये होगा लेफ्ट और ये राइट। अब क्या होता है कि ऊपर वाले को, जो हमारा हार्ट है इस तरह से बंद है, इस तरह से बंद है, ऐसे ऐसे, तो ऊपर वाले को अट्रियम बोल देते हैं और नीचे वाले को वेंट्रिकल बोल देते हैं। इसमें कुछ भी सोचना नहीं है, ए और बी। ऊपर इस तरह से हमारा हार्ट बंद है तो ए अट्रियम हो गया और नीचे वाले वेंट्रिकल हो गया, तो ये राइट अट्रियम हो जाएगा, ठीक है। ये राइट वेंट्रिकल हो जाएगा और ये लेफ्ट अट्रियम हो जाएगा और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। 4 चैम्बर। अब इस चैम्बर में कैसे काम होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फिर से हम लोग रिकैप करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो मैंने बताया आपको कि हमारे बॉडी, जो हमारे घर में जैसे पाइप इलेक्ट्रिसिटी के अलग होते हैं, वाटर के अलग होते हैं, वैसे तरह एलिमेंट्री और सर्कुलेटरी है। एलिमेंट्री में हम लोग का बकल कैविटी आता है और एसोफेगस आता है, स्टोमैक आता है, इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्ब होकर कहाँ आता है, ब्लड में आता है। ये सब पता कर हम लोग देख चुके हैं। अब ब्लड में ब्लड वेसल्स के बारे में बात करते हैं। ब्लड वेसल्स होते हैं, हार्ट होते हैं, आर्टरी होते हैं, वेन्स होते हैं। तो एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ब्लड आता है। ब्लड में आपका प्लाज्मा है, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आप देखिए ये ब्लड में जो आपको दिख रहा है ये रेड कलर का, ये आरबीसी कहते हैं इसको, आरबीसी के बारे में। और ये प्लाज्मा और जो कॉर्पिकल्स पार्टिकल्स था, हम लोग 50-50 लिए थे। 50% पानी लिए थे, 50% चीनी लिए थे। लेकिन मैंने बोला था कि 5% का डिफरेंस होता है, 5% पानी ज़्यादा रहता है। तो प्लाज्मा कितना रहता है, 55%। यदि प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा क्या था, पानी था। तो 90% प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर होता है, और 7 to 8% आपका प्रोटीन होता है। तो आप इसको वाटर ही कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन यदि पूरे ब्लड में बोला जाए प्लाज्मा कितना होता है तो 55%। कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है एग्जाम हॉल में, बस 50-50 मैंने बोला है, 50-50 से आपको याद रखना है, 55 ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। और प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में वाटर कितना होता है, 90%, क्योंकि ये वाटर पे ही हम लोग कंसिडर किए हैं। अब ये देखिए, ये आपका वाइट ब्लड सेल है, ये आपका रेड ब्लड सेल है, और ये जो ब्लू है ये प्लेटलेट्स हैं। यही काम करता है आपका वो करने का, ब्लड को कोगुलेंट कराने का। और ये हीमोग्लोबिन, जो आपको रेड पिगमेंट्स दिख रहा है, हीमोग्लोबिन, एक इसका काम क्या है, बीच बीच में जो बंद किया ना, ये ऑक्सीजन को बंद किया है, ऑक्सीजन को कैरी करता है ये देख चुके हैं हम लोग। आरबीसी, ये देखिए, ये ऑक्सीजन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑक्सीजन है। आरबीसी को देखते हैं। तो ये जो हम लोग का आरबीसी है, ये देखिए आरबीसी का काम क्या है, ये जो ऑक्सीजन को बाइंड कर रहा है, पैक करके लेकर जा रहा है। आरबीसी में रेड पिगमेंट्स होता है, हेमोग्लोबिन, ये बाइंड करता है ऑक्सीजन को और सेल तक लेकर जाता है। डब्ल्यूबीसी को देखिए, ये इसका काम क्या है, जर्म से फाइट करना, मेन काम क्या है, जर्म्स के साथ फाइट करना। और इससे यदि हम लोग कैटेगराइज करें डब्ल्यूबीसी में कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपके एक ग्रेनुलर होंगे, नॉन ग्रेनुलर होंगे। ग्रेनुलर में आपका कौन कौन सा आता है, एसोफाइल्स आता है, न्यूट्रोफाइल्स आता है, बेसोफाइल्स आता है। और नॉन ग्रेनुलर में आपका लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट में बात करें तो आपका बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, और ये मोनोसाइट में माइक्रोफेज, डेंड्रिटिक। तो अब एक इसमें एक चीज़ मैं बता दूं आपको। तो आपको पता है एड्स, HIV एड्स जो होता है, HIV एड्स क्या करता है, ये जो टी सेल्स है ना, जो मेन हम लोग को रक्षा देता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, इसी पे ऊपर अटैक करता है और इसी को ख़त्म कर देता है। जब टी सेल्स ही हमारे अंदर ख़त्म हो जाएंगे ना, तो बॉडी बिल्कुल से हमारा
कोई सिक्योरिटी नहीं होगा, कुछ भी पैथोजन आके इंटर करेगा और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसी वजह से बॉडी जो है ना, इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है हमारी बॉडी की एड्स की वजह से। एड्स क्या करता है, ये टी लिम्फोसाइट के ऊपर अटैक करता है, तो इसलिए एड्स जो है फैटल है। अब हम लोग WBC के बारे में देख लिए हैं, प्लेटलेट्स के बारे में देखेंगे। प्लेटलेट्स के बारे में मैंने बताया था कि ये देखिए इस तरह से अपने आप को एक नेट की तरह बनाते हैं और हमारा जो ब्लीडिंग हो रहा है उसे रोकते हैं। थ्रोम्बिन होता है, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन। अब इसी का उल्टा होता है हेपारिन। हेपारिन का क्या काम है, एंटीकोगुलेंट होता है ये आप सुने होंगे, कोई आपके जान पहचान के होंगे, या किसी को ब्लड स्ट्रोक आता है ना, तो सबसे पहले इंजेक्शन जो देता है हेपारिन का इंजेक्शन देता है। जो ब्लड का क्लोटिंग हुआ रहता है वो तुरंत से क्लोटिंग ख़त्म होता है। तो ये बिल्कुल इसके अपोजिट है हेपारिन। दो क्वेश्चन आते हैं, आप यहाँ से हम देख सकते हैं। अब ब्लड वेसल्स के बारे में हम लोग बात करें तो ब्लड वेसल्स का ट्रांसपोर्टेशन फूड और ऑक्सीजन स्मॉल इंटेस्टाइन टू सेल, लंग्स टू सेल। अभी आपका वेसल्स है जो बॉडी के अंदर है, कुछ आर्टरीज है। आर्टरीज का हमें पता है ना कि जो हम लोग का घर में होता है नॉर्मली पाइप लगा होता है कि जो पानी आने का रहता है उसको बहुत मजबूत लगाते हैं, जबकि जो बाहर निकलने का होता है, जो नाली में लगवाने का बात आता है, तो उसे कमज़ोर या लो क्वालिटी का भी रख देते हैं। तो ऐसे ही होता है बॉडी पार्ट्स में। आर्टरीज जो है, आर्टरीज क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो आर्टरीज थोड़ा सा थिकर होता है और इलास्टिक होता है, मतलब अच्छे क्वालिटी का होता है, जबकि वेंस क्या होता है, उसका क्वालिटी लो होता है, वो थिनर होता है। अब यहाँ पे हार्ट भी देख सकते हैं और ये ब्लड वेसल्स हैं। आगे हम लोग देखते हैं, ये आप हार्ट को आप देख सकते हैं, चैम्बर 1, 2, 3 और 4। अब लेफ़्ट राइट का इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप अपना खुद जो हार्ट है उसे फील करिए और लेफ़्ट राइट अपने खुद के देखिए। अट्रियम और वेंट्रिकल का मैंने भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया, ऊपर का अट्रियम और नीचे का वेंट्रिकल। अब एक कंसेप्ट होता है कि ट्राइकस्पिक वाल्व कहाँ पे होता है, तो ये जो है ये राइट अट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है। तो राइट अट्रियम और वेंट्रिकल के बीच एक ट्राइकस्पिक वाल्व होता है, ठीक है। तो हमारा अब बॉडी का जो प्रोसेस है, मैं एक चीज़ और बता दूं कि इसमें एक जो नामकरण है आर्टरी और पल्मनरी का, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि आर्टरी का काम क्या है, आर्टरी का काम क्या है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना होता है, ठीक है। और वेंस का क्या काम होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना होता है। लेकिन पल्मनरी आर्टरी क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है। ऐसा क्यों इसलिए होता है ना कि नॉर्मली जो आर्टरी और वेंस का नाम रखा गया है ना, वो दूर जो हमारे हार्ट से यदि ब्लड दूर जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं, आर्टरी कहते हैं। इसका डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पे रखा गया है। ब्लड यदि हमारा डिस्टेंस पे जा रहा है, हार्ट से दूर जा रहा है, तो वो आर्टरी लेकर जाएगा, ठीक है। और यदि ब्लड हमारा हार्ट के नज़दीक आ रहा है तो वो वेंस लेकर आएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो पल्मनरी आर्टरी है वो हमारे हार्ट से ब्लड को लेकर जा रहा है लंग्स के पास, मतलब हमारे हार्ट से दूर लेकर जा रहा है। तो जब दूर लेकर जाएगा तो आर्टरी लेकर जाएगा। वही जब वापस आता है हमारे हार्ट के पास आता है तो पल्मनरी वेंस जो है हमारे हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा है, तो इसलिए उसको वेंस बोलेंगे, और जो दूर लेकर जाएगा उसको आर्टरी बोलेंगे। एक कन्फ्यूजन होता है लोगों को, बट बस मैं बता दिया आपको। तो इसी कंसेप्ट पे जो हार्ट है, यहाँ से तो हम लोग का ये वेना कावा से हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है, और यहाँ से ये होता है। तो इसी को जो बोला जाता है ना, पल्मनरी आर्टरी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन हमारे हार्ट से लंग्स की तरफ लेकर जा रहा है, दूर लेकर जा रहा है, तो नाम चेंज हो जाता है। तो आपको इतना कंसेप्ट पता करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखिए कि आर्टरी का मेन काम तो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाना, लेकिन पल्मनरी में ये उल्टा हो जाता है। समझ गए इतना? अब हम लोग शुरू करते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है। पहले तो आपको पता होगा कि लंग्स में हमारा ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, तो लंग्स से हम लोग शुरू करते हैं। और लंग्स से भी शुरू ना करना चाहें तो हम लोग पहले डीऑक्सीजनेटेड सेल से शुरू करते हैं। सेल में क्या हो रहा था, फूड लेकर जा रहा था, और सेल में जो CO2 वेस्टेज हो उसे लेकर आ रहा था। उसे लेकर कहाँ आएगा, लेकर आएगा आपका वेना कावा के थ्रू यहाँ हार्ट के पास। वेना कावा के थ्रू होते हुए यहाँ आएगा, यहाँ से पंपिंग होगा, पंपिंग होके हार्ट में जाएगा। तो इसमें कौन सा आ रहा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और ये पंपिंग होके जा रहा है लंग्स के पास, और वापस ये ऑक्सीजनेटेड होकर
ये आएगा आपका पल्मोनरी वेन्स पे, पल्मोनरी वेन्स के सहारे आएगा, ऐसे आएगा और ये आपका यहाँ से अरोटा से होते हुए पूरे बॉडी में जाएगा। तो हम लोग बॉडी टिश्यू से शुरू करते हैं। बॉडी टिश्यू से CO2 गैस लेकर ब्लड जो है वेना कावा में आता है, वेना कावा से एंट्री करता है अट्रियम में, अट्रियम जो राइट अट्रियम है, राइट अट्रियम में आपका ट्राइकस्पिक वाल्व होता है, इसे याद रखिएगा। राइट वेंट्रिकल में, यहाँ से वेंट्रिकल में एंट्री करेगा, वेंट्रिकल में एंट्री करने के बाद पल्मोनरी आर्टरी जो होता है, पल्मोनरी आर्टरीज, ये देखिए इससे क्या करता है, लंग्स में जाता है और लंग्स में हमारा प्यूरीफाई होकर एयर जो एक्सचेंज होता है CO2 का, वो पल्मोनरी वेंस में आता है यहाँ से, और यहाँ से फिर लेफ्ट अट्रियम में आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और उसके बाद अरोटा से होते लेफ्ट अट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा से होते हुए फिर से टिश्यू के पास पहुँच जाता है। तो ये आपका था सर्कुलेशन, और इसका डिस्कवरी कौन किए थे, विलियम हार्वे, मैंने बता दिया है, विलियम हार्वे ने किया था। तो ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल भी आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। इतना मैंने अच्छे से समझाया है और कोशिश किया है कि किसी तरह का कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो यहाँ पे। अब आगे बात करते हैं हार्ट बीट की। गाना सुने होंगे आप, तुम दिल की धड़कन हो, तो हार्ट बीट, धड़कन को ही हार्ट बीट कहा जाता है। हार्ट बीट क्या होता है, हार्ट बीट के बारे में पूछे तो हार्ट बीट क्या होता है, तो हार्ट बीट आप वो देखें जो पहले हम लोग के गांव में बर्फ़ वर्फ बेचने आता था तो वो बजाता था, ये इस तरह का होता था वो बजाने वाला, या पहले व्हीकल में भी इस तरह का हॉर्न यूज होता था। तो इसको हम लोग पुश करेंगे, दबाएंगे ना, दबाने के बाद जब छोड़ते हैं वापस ये अपनी स्थिति में आता है, तो एक बार इसे स्क्वीज करना, उसके बाद छोड़ना। तो ये एक बार स्क्वीज करे और इसको रिलैक्स किए, तो कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, तो इसका 1 बीट हो जाता है, तो 1 बीट के बराबर हो जाता है। रिलैक्सेशन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, जब रिलैक्स करता है ना, तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट तो इम्पल्स के थ्रू तुरंत से हो जाता है, रिलैक्स में थोड़ा टाइम लगता है। रिलैक्स में इसलिए टाइम लगता है कि रिलैक्सेशन के टाइम पे ही जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे इसमें हार्ट में आता है, तो रिलैक्सेशन थोड़ा सा अधिक टाइम लगाएगा आपका। ये कंसेप्ट हो गया 1 बीट का, हम लोग समझ लिए। अब यही होता है 1 बीट जब हम लोग लिखते हैं तो सिस्टोल एंड डायस्टोल, सिस्टोल एंड डायस्टोल, ये न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से आप समझ सकते हैं। तो डी जो वाला है डायस्टोल वो नीचे होता है और सिस्टोल जो है वो ऊपर होता है, उससे 120/80 लिया जाता है, एस और डी। इसका क्या वैल्यू होता है 160/80, ये हमेशा ऐसे ही रहता है। आप बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं 80/120। आप ये इतना मान के चलिए कि जो हमारा हार्ट रेट होता है उसका वैल्यू 1 से अधिक होता है, तो 1 से अधिक तभी होगा जब 120 ऊपर होगा, 80 ऊपर हो जाएगा तो 1 से नीचे चले, तो 1 से ज़्यादा है तो 120/80। और इसको मेजर हम लोग किस चीज़ में करते हैं, हम इसको मेजर करते हैं मिलीमीटर मर्क्यूरी में। मर्क्यूरी में क्यों, मर्क्यूरी में इसलिए कि मर्क्यूरी बहुत पहले खोज हो चुका था। हम लोग देखेंगे फीवर के टाइम पे भी, फीवर में भी हम लोग मर्क्यूरी का ही यूज करते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर में भी हम लोग मर्क्यूरी का ही यूज करते हैं। मर्क्यूरी का यूज करने का पीछे यही है कि ये कन्वेंशनल चलता आ रहा है, अभी तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट खोज हो गए हैं, तो उनसे भी मेजर होता है, लेकिन वो भी अपना जो यूनिट है वो mmHg में ही देते हैं। ऐसा इसलिए कि यदि वो प्रेशर यदि हम लोग पास्कल में मापते हैं, प्रेशर यदि पास्कल में मापते हैं तो 16,000 आ जाएगा, तो ये सुन के ही जो पेशेंट है ऐसे ही मर जाएगा। तो इसलिए वो होता है कि वो mmHg में मापा जाता है 120/80। इसमें क्या होता है, ऊपर सिस्टोल और नीचे डायस्टोल। अब जो सिस्टोल और डायस्टोल है, कभी कभी क्या होता है कि हमारा हार्ट बोलते हैं ना उसको कि आपका स्ट्रोक आया है, हार्ट अटैक आया है, तो ये क्या है, या हाइपरटेंशन हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर हुआ है। हाई ब्लड प्रेशर में क्या हो जाता है, ये जो सिस्टोल है 160 हो जाएगा, 160/90 हो जाएगा, या 160/80 रहेगा। तो 160 जो है सिस्टोल, बता देते हैं सिस्टोल क्या होता है। सिस्टोल आप जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, वो जो मैं बता रहा था, इसको जब आप पुश करते हैं, इसको जब दबाते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गया, सिस्टोल हो गया, और रिलैक्स जब करता है अपनी स्थिति में आ जाता है तो डायस्टोल हो जाएगा। तो जब हम लोग दबाएंगे ना तो इधर से जो प्रेशर निकलेगा तो वो अधिक होगा, मोर,
जब हम लोग इसको पुश करेंगे तो पुश करने के बाद इधर जो प्रेशर होगा ज़्यादा होगा, तो इस वजह से जो कॉन्ट्रेक्शन में है 120 हो जाता है और नॉर्मल में कितना रहता है 80 रहता है। ये रिलैक्स है और ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं और इसको डायस्टोल कहते हैं। इतना समझ गया आप? ये हमारा हो गया। अब जब हाई बीपी होता है, हाई बीपी में 160 हो जाता है, 160/80 हो जाएगा। 160 क्यों हो जाएगा, जब ये जाम रहेगा आगे का इसका माउथ यदि हम लोग जाम कर दे तो थोड़ा प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा तो इस वजह से ये ओल्ड एज में आप देखेंगे तो ओल्ड एज जो लोगों का होता है हाई ब्लड प्रेशर होता है। हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि उनका जो आर्टरीज होता है ना वो थोड़ा सा जाम हो जाता है। बहुत सारे आप पढ़े होंगे कि जो हम लोग को फैटी नहीं खाना चाहिए, उससे हमारा जो आर्टरी है वो जाम होता है, और जाम होने की वजह से हमारा जो प्रेशर है ज़्यादा पड़ता है, इसलिए हार्ट में स्ट्रोक आने की हमेशा पोटेंशियल बनी रहती है। तो ये हम लोग बात की, आगे देख लेते हैं क्या क्या इसमें। सिस्टोल है 120, 80, आपका डायस्टोल है रिलैक्स, और ये कॉन्ट्रैक्ट का हो गया 72 बीट्स होता है हम लोग का। ये हाई ब्लड प्रेशर 160/80, सिस्टोल ज़्यादा हो गया इसमें, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा करना पड़ रहा है। ये क्यों, आर्टरी स्टिफनेस की वजह से ओल्ड एज में होता है। लो ब्लड प्रेशर क्यों होता है, लो ब्लड प्रेशर यदि उसमें ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर ही नहीं लगेगा। एक होता है कि डिहाइड्रेशन हो जाता है या फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। ये हम लोग MMHG में यूज करते हैं इसका, मर्क्यूरी। और कुछ ऐसे भी चीज़ होता है ना जिसमें कुछ भी उसका सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं है, उसमें दो आता है, इसे याद कर लीजिएगा। एक हाइड्रा आता है, एक स्पॉन्ज आता है। दो ऐसे मतलब ऑर्गेनिज्म के बारे में NCERT ने लिख रखा है कि इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है नहीं होता, ये पाइप की तरह होते ही हैं। अब इसमें क्या, ये पानी लेकर, पानी आता है जो ऑक्सीजन फूड देना रहता है वो देता है, उसके बाद निकल जाता है बाहर, तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम होने की ज़रूरत ही नहीं है। ये भी देख रहे हैं पाइप की तरह है, इसमें पानी आएगा और ये जो फूड वगैरह होते हैं ये ऑब्जर्व करते हैं पानी, फिर बाहर निकल जाता है। तो हाइड्रा और स्पॉन्ज दो ऐसे हैं जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम होने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे हम लोग क्या है, आगे है एक्सक्रीशन सिस्टम। एक्सक्रीशन सिस्टम क्या होता है, एक्सक्रीशन सिस्टम के बारे में बात करें तो ये होता है कि टॉक्सिक चीज़ें जो भी हमारे बॉडी में है ना उससे रिमूव करना, उसे रिमूव करने की प्रक्रिया में जो भी सिस्टम लगा हुआ है उसे एक्सक्रीशन सिस्टम कहते हैं। तो आपको यहाँ तक पता हो गया कि जो ब्लड हम लोग का लेकर फूड सेल तक जा रहा था, वो सेल तक जो ब्लड लेकर जा रहा था सेल तक, वो वापस आ रहा था, और जो सेल से कुछ वेस्ट मटेरियल निकल रहे थे, वेस्ट मटेरियल में जैसे CO2 था, गैस, और गैस के साथ साथ और भी तो कुछ निकल रहे होंगे वेस्ट मटेरियल। जैसे खाना बनाने के टाइम पे सिर्फ हम लोग एक ही चीज़ यूज नहीं करते, बहुत सारा, तो कुछ टॉक्सिक मटेरियल भी निकलता है सेल से, और उन सारी चीज़ों को लेकर ब्लड क्या करता है, आता है। तो ब्लड में तो CO2 को क्या करता है, एक्सचेंज कर लेता है लंग्स में जाकर, और जो टॉक्सिक चीज़ें हैं वो कहाँ पे करेगा, तो यहाँ पे पिक्चर में आता है हमारा किडनी। क्या होता है किडनी, किडनी कैसा होता है, किडनी की बात करें तो ये एक तरह से दो बीन्स की तरह होता है, और ये यहाँ से यूरेटर के थ्रू एक ब्लैडर होता है, यूरेटर के थ्रू ऐसे जुड़ा होता है। तो दो किडनी होते हैं, और यहाँ पे ये यूरेटर होता है और ये ब्लैडर होता है। तो ये किडनी क्या करता है, किडनी का मेन काम है कि जो टॉक्सिक चीज़ें हमारे ब्लड में हैं उसे रिमूव करना, उससे रिमूवल का काम क्या है, किडनी का है। अब हम लोग सुने होंगे कि किडनी किसी का फेलर हो जाता है या किडनी ख़राब हो जाता है तो उसके ब्लड को वो करने के, प्यूरिफाई करने के लिए डायलिसिस पे रखते हैं। डायलिसिस हर वीक में जाना पड़ता है या हर 15 डेज पे उसको डायलिसिस करवाने जाना पड़ता है। वो डायलिसिस में क्या करते हैं, वही ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं बाहर। जब हमारा बॉडी के अंदर प्यूरिफिकेशन की क्षमता ख़त्म हो जाती है, ये जो हमारा किडनी है ख़राब हो जाता है, तो हम लोग डायलिसिस करवाने बाहर जाते हैं। तो ये जो डायलिसिस करने में जो यूनिट होता है ना उसको नेफ्रॉन कहते हैं, ये भी याद रखिएगा।
तो बस इतना ही ये किडनी में एक्सक्रीशन सिस्टम में। और कुछ बॉडी में हमारे वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, तो वेस्ट मटेरियल क्या है, वो स्वीट ग्लैंड से निकल जाता है। पसीना जो निकलता है ना, उसके साथ कुछ वेस्ट मटेरियल भी निकलता है। जैसे आप जहाँ पे पसीना निकलता है वहाँ पे देखते होंगे साल्टी साल्टी हो जाता है, या शर्ट पहनते हुए गर्मी में वहाँ पे वाइट कलर का पैचेज बन जाता है, तो वो कुछ वेस्ट मटेरियल भी होते हैं। तो दो तरह से, एक किडनी होता है और एक स्वीट ग्लैंड होता है, तो दो तरह से वेस्ट मटेरियल हमें रिमूवल होता है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल कि एक्सक्रेशन सिस्टम को कहते हैं। वेस्ट मटेरियल कहाँ से आता है, एक्टिविटीज़ ऑफ सेल होता है, और एक्टिविटीज़ ऑफ सेल के बाद वो टॉक्सिक इन नेचर होता है। और ये हमारा जो किडनी है, किडनी को देखते हैं एक बार। ये देखिए किडनी है, दो किडनी, और ये जो है ये यूरेटर है, और यूरेटर के बाद ये यूरिनरी ब्लैडर है। और ये एक दिन में टोटल 1 से 1.8 लीटर तक का यूरिन जो ह्यूमन है वो प्रोड्यूस करता है। और एक स्वीट ग्लैंड है। दो तरह से हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है, वो आपका स्वीट ग्लैंड है और दूसरा किडनी है। और वेस्ट एंड कूल, ये स्वीट जो है वो कूल करने का भी काम करता है। हमारे बॉडी से जैसे ही बाहर आता है, बॉडी में ज़्यादा वो हीट होता है तो वो स्वीट भी करता है। जैसे इवेपोरेशन होता है घड़ा में पानी रखने के बाद, तो वैसा ही काम करता है ये। कुछ अदर एनिमल्स के बारे में बात करें तो वो लोग के अंदर जो टॉक्सिक चीज़ें बनती है उसे कैसे बाहर करते हैं, तो फिश क्या करता है, ये एनसीईआरटी का है, एमोनिया के रूप में बाहर निकालता है। बर्ड्स और जो लिजार्ड एंड स्नेक है वो यूरिक एसिड की तरह निकालते हैं। तो अमोनिया से याद करिए आपका फिश है, और जो यूरिक एसिड है वो आपका बर्ड, स्नेक एंड लिजार्ड है। ये हो गया। किडनी फेलर के बाद हम लोग डायलिसिस करते हैं। अब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स बात करते हैं। हम लोग ये जितना प्रक्रिया अभी तक देखे वो हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स था। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में दिया है एनसीईआरटी में यहाँ पे, तो हम लोग वह इतना ही बात करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जो होता है वो मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ। ये दी प्लांट है हम लोग का, तो इसमें क्या करता है, ये वाटर एंड मिनरल्स जो है, वाटर एंड मिनरल्स नीचे से जाता है। ये किसके थ्रू जाता है वो बताएंगे। ये जो सेल, जो स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं वो उसको कहते हैं जाइलम। जाइलम जो है जड़ से जाता है। और जो पौधे खाना बनाते हैं वहाँ से फोटोसिंथेसिस करके उस फूड को भी तो सारे सेल तक, जैसे हम लोग के बॉडी में सारे सेल को एक्टिविटी करने के लिए उनको एनर्जी या फूड चाहिए होता है, वैसे भी पेड़ पौधे भी उन्हें ग्रोथ करने के लिए उनको सारी चीज़ चाहिए। तो ये जो फूड, तो यहाँ फूड फैक्ट्री तो हमारा लीफ है, लीफ से हमें फूड बन रहा है, तो ये नीचे तक जड़ को भी चाहिए होता है खाना, तो ये नीचे लेकर आता है खाना। और नीचे किससे लेकर आता है, उसको फ्लोएम बोलते हैं। फ्लोएम नीचे लेकर जाएगा, ऊपर लेकर जाएगा। ये बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों तरफ से मूव कर सकता है। लेकिन जाइलम क्या करता है कि नीचे से सिर्फ वाटर मिनरल्स को लेकर ऊपर जाता है, तो ये यूनी डायरेक्शनल होता है। बस फ्लोएम और जाइलम दो चीज़ ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगे होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं ये हो गया प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन का। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो हेडिंग है वो है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन प्लांट में कैसे होता है। तो ट्रांसपीरेशन का कंसेप्ट सीधा है कि जो ये कोई पौधा है या पेड़ है, इसमें से जो इसके ऊपर जब धूप लगता है ना, तो इसमें से जो ये वाटर ऊपर चढ़ रहा था जाइलम के थ्रू, सारे जगह पे सारे सेल्स के पास वाटर जा रहा था। तो हमने पढ़ा है एक स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा, स्टोमा। ये स्टोमा स्टोमेटा में क्या फ़र्क है। ये स्टोमेटा जो है वो पूरे ग्रुप को बोला जाता है, और एक सिंगल जो पोर है, सिंगल छिद्र को क्या कहते हैं, स्टोमा कहते हैं, और इसके पूरे ग्रुप को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। तो जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा से एक छिद्र है, यहाँ से जो वाटर चढ़ता है ना, ये इवेपोरेट करके बाहर निकलता है। और इवेपोरेशन के कारण जब आप पाइप आप देखे होंगे कि कोई चीज़ से पाइप में स्ट्रॉ लगा कर हम लोग खींचते हैं, तो इवेपोरेशन वो पानी को सक करने का काम करता है। इवेपोरेशन क्या करता है, पानी को सक करता है, और सक करने की वजह से ये इसमें ये पानी ऊपर चढ़ पाता है जाइलम से, और सक करके ये इवेपोरेशन करके जो H2O का कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। बस ट्रांसपिरेशन यही है आपका, और कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं।
तो एनसीईआरटी बुक में हम लोग देख लेंगे कि हम लोग का कुछ इसमें से जो भी इसके हेडिंग्स थे या जो भी इसके वर्ड टू वर्ड है उसमें से कुछ छूटा तो नहीं है। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। फर्स्ट है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड के बारे में दे रखा है, ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ये जो भी इसमें जो भी वर्ड टू वर्ड दिया हुआ है वो मैंने नोट्स में दे रखा है। प्लेटलेट्स के बारे में देख लिया हम लोगों ने। ये आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल, पल्स रेट, हार्ट बीट, ये सिस्टम देख चुके हम लोग कैसे ये एक्सचेंज होता है कैपिलरीज। हार्ट का सिस्टम देख चुके हम लोग, लेफ्ट अट्रियम, राइट अट्रियम, हार्ट बीट भी देख चुके हैं हम लोग। जो वहाँ पे किए हैं अपने नोट्स में किए हैं वो ब्रॉडली इससे ज़्यादा है उसमें कवर्ड। सिस्टोल डेस्टोल भी हम लोग देख लिए, और कैसे वन बीट को मेजर किया जाता है। हार्ट बीट को मेजर करने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, जबकि ब्लड प्रेशर के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। याद कर लीजिएगा, हार्ट बीट को मेजर करने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, जबकि वो ब्लड प्रेशर के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर के लिए। ठीक है, दोनों याद कर लीजिएगा। और इसमें स्पॉन्ज एंड हाइड्रा के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। एक्सक्रीशन सिस्टम भी देखे कि कैसे किडनी और स्वीट ग्लैंड काम करता है। किडनी, ये किडनी एनसीईआरटी का है 1.1 से 1.8 लीटर तक, ये भी हम लोग कवर कर लिए। अब ये जो प्लांट्स में है उसमें कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, जाइलम एंड फ्लोएम का भी प्रोसेस देख लिए, और इसका ट्रांसपीरेशन का भी हम लोग देख लिए। तो इस तरह से हम लोग का चैप्टर फिनिश होता है। इसमें एक क्वेश्चन है कि वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट कैन बी इंक्रीज्ड बाय कीपिंग प्लांट्स को इन शेड इन डीम लाइट। तो इसका आंसर होगा अंडर द फैन। ये फ़ैन की वजह से क्या होगा कि ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा, उसमें जो मॉइस्चर बनेंगे वो तेज़ी से वो करेगा, इवोपरेट करेगा, इस वजह से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।